ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखेंगे हमारा 8th क्लास का सेकंड चैप्टर सोशल स्टडीज का, जो कि है यूरोप और भारत। यूरोप और भारत। अभी यूरोप कहाँ पे है वर्ल्ड मैप में और भारत कहाँ है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट हमारा आ जाए इस नए और इंटरेस्टिंग चैप्टर पे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये है हमारा वर्ल्ड का मैप, जिसमें हमारा प्यारा भारत कहाँ पर है, ये था, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे येलो कलर में है। और यहीं से हम जाते हैं, यस सर। आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद आता है ये अफगानिस्तान, ईरान, फिर इराक, तुर्की, फिर यहाँ से यूक्रेन। और ये यूक्रेन से जो है हमारा चालू हो जाता है यूरोप। और यहाँ से लेके ये इतना हिस्सा ये कहलाता है यूरोप। दिखाई दे रहा है मैप में? यस सर। ओके, तो ये जो चीज है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज यहाँ पे इंडिया और यहाँ पे है यूरोप। ठीक है, ये है यूरोप यस। और ये है भारत। देखो देखने में कितनी कम डिस्टेंस लग रही है, पर है लाखों किलोमीटर दूर। चलो अब अपन देखते हैं, मैप में तो हमने देख लिया। अब भारत तो एक देश है, लेकिन यूरोप क्या है? यूरोप एक महाद्वीप है। महाद्वीप क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग देश होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत सारे देश दिख रहे हैं, स्पेन भी दिख रहा है, फिर यहाँ पे ये है इंग्लैंड है, ये है आयरलैंड यस। है, फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है, यूक्रेन है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये भी आ जाता है, ये भी यूरोप में आता है। तो रह गया। ठीक है, तो ऐसे यस। काफी सारे देशों को मिला के बना हुआ है यूरोप। चलो तो अभी हमने ये देख लिया, अब आ जाते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है यूरोप और भारत। आधुनिक कालखंड में यूरोप में घटित होने वाले विभिन्न गतिविधियां अर्थात घटनाओं का परिणाम भारत में दिखाई देता था। अतः आधुनिक भारत के ऐतिहासिक कालखंड का अध्ययन करते समय यूरोप में घटित घटनाओं का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। ये बोल रहे हैं कि जब भारत में, मान लो, रुको, जैसे अभी हमने देखा कि ये भारत है मान लो, और यहाँ पे देखा था हमने यूरोप था। ठीक है, ऐसे करके ये थोड़ा सा दूर में यूरोप है। ठीक है, तो आज की तारीख है यहाँ पे यस। 2021। ठीक है, 2021 चल रहा है साल। अब इस साल में भारत में कालक खड़क में वैभव बैठा हुआ है अपने घर पे, लेकिन इसी टाइम पे आज ही के दिन एक इसी वक्त में यहाँ पे भी कुछ हो रहा होगा, है ना? यूरोप में भी यस। कुछ हो रहा होगा। तो यही बता रहे हैं कि जब भारत में उस समय कुछ हो रहा था तो यूरोप में भी कुछ कुछ जरूरी चीजें हो रही थी। तो उसके बारे में देखो अभी बात करेंगे। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था? सबसे पहला बताया है पुनर्जागरण युग। पुनर्जागरण युग यूरोपीय इतिहास में मध्य युग का अंतिम चरण। ये कितना लिखा है? 13वीं ईस्वी शताब्दी से 16वीं ईस्वी शताब्दी के बीच की शताब्दी है। अच्छा, 13वीं ईस्वी से क्या मतलब है? जैसे अभी चल रहा है 21वीं सदी चल रही है, तो सोचो ये 13,000वीं की बात चल रही है। ठीक है, तो इस टाइम पे 1300 यस। तब से लेके 1600 जो साल था, उस टाइम पे यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा था। पुनर्जागरण क्या होता है अभी देखते हैं आगे क्या पता है। ये शताब्दी पुनर्जागरण युग के रूप में मानी जाती है। इस युग में पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन और भौगोलिक खोजों जैसी घटनाओं के फलस्वरूप आधुनिक युग की नींव रखी गई। अतः इस युग को पुनर्जागरण युग कहते हैं। पुनर्जागरण युग क्यों कहते हैं? पुनर्जागरण, जागरण का क्या मतलब होता है? जगना। कोई आदमी सोया होता है या फिर उसको कुछ समझ नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं जागरण। पुनः का मतलब होता है दोबारा से, मतलब कोई आदमी अगर सो गया है उसको दोबारा जगाते हैं तो पुनर्जागरण। वैसे ही देश का भी पुनर्जागरण होता है जब वो कुछ कोई देश होता है जब उसके अंदर जो काम हो रहे होते हैं वो अच्छे नहीं हो रहे होते हैं, या फिर वो प्रोग्रेस वाले नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ होने के बाद, कुछ घटना होने के बाद
वो देश तरक्की करने लगता है, वहाँ के लोग समझदार हो जाते हैं, वहाँ के जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, समाज में कार्यक्रम होते हैं, सब अच्छे होने लग जाते हैं। तो उसको बोलते हैं पुनर्जागरण। ठीक है। तो ये पुनर्जागरण उस टाइम पे यूरोप में चल रहा था। कब? 13वीं शताब्दी से लेके 16वीं शताब्दी तक, मतलब तो 300 सालों तक चला था ये। जिसमें क्या क्या होता है? धार्मिक सुधार और भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज मतलब नई नई खोजें की जाती हैं। धार्मिक सुधार से क्या मतलब है? जैसे अगर मान लो जब वहाँ पे अगर क्रिश्चियन धर्म है और हिंदू मुस्लिम सिख ऐसे अलग अलग धर्म है, तो उन धर्मों के अंदर वहाँ पे क्रिश्चियन धर्म ज्यादा है। तो अगर क्रिश्चियन धर्म के अंदर कुछ तो भी हर धर्मों में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी रहती हैं, कुछ कुछ बुराइयां भी रहती हैं टाइम के हिसाब से। तो अगर हम वो टाइम के हिसाब से उस धर्म की गलत चीजों को बदल देते हैं सही चीजों में, तो उसको धार्मिक सुधार बोलते हैं। ठीक है। तो वैसे ही यस। इन सब चीजों को मिला के बोला था पुनर्जागरण। तो उसका पुनर्जागरण कब हुआ था ये याद रखना, ये सीख, ये शताब्दी याद रखना, 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। आगे बढ़ते हैं। यस। पुनर्जागरण युग में यूरोप की कलाओं, स्थापत्य और दर्शन शास्त्र आदि क्षेत्रों में ग्रीक, यूनानी और रोमन पारंपरिक पुनर्जीवित जीवित हुए। इसके द्वारा सर्वांगीण प्रगति होने में प्रेरणा मिली। पुनर्जागरण युग में मानवता को महत्व महत्व प्राप्त हुआ। मनुष्य की ओर देखने का दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। अच्छा, तो ये देखो क्या बता रहे हैं कि ग्रीक, यूनान जो हम बोलते हैं वो ग्रीक होता है। ग्रीक कौन सा था? दोबारा हम मैप में देखते हैं। यस। यहाँ पर यहाँ वाले यहाँ के 5-6 देश थे। यहाँ के जो ग्रीस हो गया, फिर इटली, यहाँ के जो 5-6 देश थे, यूरोप के 5-6 देशों, इनको मिला के ग्रीक बोला जाता था पहले। ग्रीक। ठीक है। यस। हाँ, और इसको हिंदी में बोलते हैं यूनान। हिंदी या मराठी में इसको बोलते हैं यूनान। तो अगर यूनान बोल रहे हैं मतलब यूरोप के ये 5-6 यस। देशों को बोला जा रहा है। ओके। तब इसमें क्या बताया है कि यहाँ के जो लोग थे, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके नई नई चीजों का आविष्कार कर रहे थे, और लोगों में इंसानियत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इन सब चीजों की के लिए बातचीत कर रहे थे। ठीक है। ऐसे लोगों का यस। लोगों को दूसरे लोगों की तरफ देखने में उनका दृष्टिकोण चेंज हुआ। अभी मान लो तुमको बोल दिया जाए कि तुम्हारे पड़ोस में एक कुत्ता आ रहा है बार बार। ठीक है। तुम्हारे घर के आगे आके बैठ जा रहा है। तो कोई बच्चा होगा जो उसको पत्थर मार के भगा देगा। ठीक है। बार बार पत्थर मार के भगा देगा। भले वो आने के बाद कुछ कर नहीं रहा है, कुत्ता आके बैठ गया है, बस दूर बैठ गया है। ऐसा भी नहीं कि तुम्हारे नजदीक तुम्हारे घर के अंदर घुस के बैठ गया है, सिर्फ दूर बैठा हुआ है। लेकिन कुछ बच्चे हैं उसको पत्थर मार के भगा देंगे। लेकिन दूसरा कोई बच्चा होगा, वो उसको एक रोटी ला के दे देगा। ठीक है। और फिर उसको प्यार से भगाएगा तो शायद वो चला भी जाए, प्यार से कहीं और उसको भेजे डॉगी को तो चला जाए। लेकिन जो दूसरा वाला लड़का है, जो यस। पहला वाला था जो दगड़ मार रहा था, पत्थर मार रहा था, तो वो मरेगा तो फिर कुत्ते को भी गुस्सा आएगा। तो हो सकता है कुत्ता भागे, या फिर हो सकता है कुत्ता नहीं भागे बल्कि उस लड़के को काट दे। ठीक है। तो अब इन दोनों चीजों में देखो, ये पहली वाली यस। चीज थी, दूसरी वाली चीज थी, इन दोनों में से हमको सही गलत का अंदाजा कब लगने लग गया? ये शताब्दी में लोगों ने सोचना चालू किया कि क्या चीज सही होता है क्या गलत। तब 13 से लेके 16वीं शताब्दी तक। ठीक है। यही था पुनर्जागरण, जब इंसान दूसरे इंसान को यस। जान समझने की कोशिश करने लगा था कि मनुष्य का दुनिया में आने का मकसद क्या है, हम लोग क्यों आए हैं इधर, भगवान ने हमको काय को भेजा है, हम धरती में ही क्यों पैदा हुए, हम इंसानी क्यों बने, जानवर क्यों नहीं, ये सब चीजें सोचने लगे। ये सब आ जाते हैं दर्शन शास्त्र में। दर्शन शास्त्र बोलते हैं इसको, जब हम ऐसी चीजों के बारे में सोचने लग जाते हैं जिनको छुआ नहीं जा सकता है। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम्हारे पापा मम्मी तुमको प्यार करते हैं, बताओ। यस। हाँ, तो अगर तुम्हारे पापा मम्मी तुमको प्यार करते हैं तो मैं बोलूंगा प्यार क्या होता है? बताओ। नहीं पता।
नहीं पता। अच्छा, तो देखो प्यार क्या होता है कि जब कोई इंसान दूसरे इंसान को बहुत पसंद करता है, भले ही वो उसका उसको पलट के पसंद करता हो चाहे नहीं करता हो। मान लो तो ये तुम हो, ठीक है, ये है वैभव, ये है वैभव की मम्मी, Yes. ठीक है, ये है वैभव की मम्मी। अब वैभव खूब शैतानियां करता है, गोटी खेलता है, क्रिकेट खेलता है, बाहर घूमता रहता है, पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसकी मम्मी उसको प्यार करती है, ठीक है। उसको हमेशा घर पे आने पे अच्छे से रखती हैं, खाना देती हैं, और वो थका रहता है तो फिर उसको सोने को अच्छे से रखती हैं, सब करती हैं। लेकिन ये कुछ भी, ये वैभव जो है ये अपनी मम्मी को बिल्कुल भी नहीं समझता है। वो बोलता है कि देखो जो करना है कर, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं करूंगा ऐसा। तो यही प्यार होता है कि जब कोई किसी को पसंद करता है बिना उसके पसंद किए बगैर, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं Yes. जिसके बारे में पुनर्जागरण के समय दर्शन शास्त्रियों ने सोचा चालू किया, ठीक है। ऐसे कई सारे लोगों के बारे में हम जानेंगे, जिसमें से एक है लियोनार्डो द विंची। लियोनार्डो द विंसी, ये भी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में विचार किया और उनके उन पे काम किया। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है शिल्प कला, स्थापत्य कला, गणित, अभियांत्रिकी, संगीत, खगोल विज्ञान। देखो इनने कितने कितने सारी चीजों में काम किया। अभी अभी के लोगों से पूछो तो Yes. एक ही काम आता होता है। अगर देखो तुम किसी से पूछोगे कि कोई भी आदमी है जो कंपनी में जाता है, उसको बोलोगे भाई तुमको क्या आता है, वो बोलेगा मेरे को कंप्यूटर आता है। और कुछ आता है क्या तेरे को, वो बोलेगा नहीं भाई और तो कुछ नहीं आता मेरे को। लेकिन पहले के टाइम पे देखो ये आदमी कितना सारा अलग 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 अलग, शिल्प कला मतलब ये हो गया कि पत्थरों पे बनाए जाने वाली ड्राइंग, स्थापत्य कला, फिर गणित, मैथमेटिक्स, ये हो गया इंजीनियरिंग, फिर म्यूजिक, देखो क्या क्या आता है उसको, दिखाई दे रहा है। तो उस टाइम पे क्यों, क्योंकि उस Yes. टाइम पे सीखने का बहुत जोश रहता था लोगों में। इसलिए मैं तुम लोग को ये बोलता हूँ कि अलग अलग चीजें, नई नई चीजें सीखो। जैसे तुमने वो यूट्यूब वाला चालू किया तो मेरे को बड़ा पसंद आया कि चलो कुछ तो नया कर रहा है, लेकिन उसमें कुछ ही टाइम लगाना है, ये नहीं कि सिर्फ उसी में ही लगा दिया, बाकी के टाइम में दूसरा कुछ करो, बुक्स पढ़ो, फिर चाहिए तो जाके संदेश खेलता है उसके साथ क्रिकेट भी खेलो, लगे तो टीवी में डिस्कवरी वाला कोई चैनल देख लो, उसमें कुछ देखो, Yes. फिर मोबाइल में कुछ जनरल नॉलेज से क्विज वाला गेम खेलो, जीके का गेम आते हैं बहुत सारे जीके के, वो खेलो। ऐसे अलग 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 चीजें करो, देखो तुम्हारा दिमाग कैसे खुलता है, बहुत तेज चलने लगेगा, बहुत सोचने लगेगा, ठीक है। यहाँ बैठे बैठे एक ही गेम खेलोगे, एक ही काम करोगे ना, तो वो कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम देख रहे थे। Yes, sir. हम्म, हाँ, धर्म के बदले सभी विचारों का केंद्र बिंदु मनुष्य बना। पुनर्जागरण आंदोलन ने मानव जीवन के सभी क्षेत्रों का व्याप्त किया। ज्ञान, विज्ञान तथा विभिन्न कलाओं के क्षेत्रों में हम पुनर्जागरण आंदोलन को देख सकते हैं। पुनर्जागरण युग की कलाओं और साहित्य में मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त किया जाने लगा। प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य लिखा जाने लगा जिससे लोग समझ सके। लगभग कितना पता है ये 1550 में, है ना, 1450 में ईस्वी में जर्मनी के जोहान्स Yes. गुटेनबर्ग ने छपाई यंत्र का आविष्कार किया। छपाई यंत्र मतलब जिसमें फोटोकॉपी वाला मशीन, जेरॉक्स मशीन का आविष्कार किया। छपाई यंत्र का आविष्कार होने से नए विचार, नई संकल्पनाएं और ज्ञान प्रचार प्रसार समाज के सभी वर्गों तक होने लगा। देखो अभी अभी हम लोग को पता नहीं लगता है कि जेरॉक्स मशीन क्या काम किया, लेकिन जब भी इसका आविष्कार हुआ था, वो टाइम पे एक बहुत बड़ा आविष्कार था। कि अगर मान लो मैंने एक पोएम लिखी है, ठीक है, मैंने एक पोएम लिखी है, Yes. अब ये पोएम मैं मैंने पुणे में लिखी मान लो, और मेरा एक फ्रेंड है वैभव, ये दिल्ली में रहता है। मैं दिल्ली में कैसे उसको भेजूं, पहले तो फोन भी नहीं था और चिट्ठी भी नहीं थी। अब एक वैभव दिल्ली में है, वैसे ही मेरा एक फ्रेंड है सूरज, सूरज मान लो कोलकाता में है।
तो मैं कैसे भेजूँ, अलग अलग से लिखते रहूंगा तो कितना टाइम जाएगा मेरे। इसको वो पोएम एक बार यहाँ वैभव के लिए लिखूँ, एक बार सूरज के लिए लिखूँ, और ऐसे मेरे 20 दोस्त हैं अलग अलग जगह पे, तब तो कितना टाइम वेस्ट होगा मेरा। पहले पोएम लिखने में टाइम लगाया और फिर इसमें भी लगेगा। तो उस टाइम पे देखो जेरोक्स मशीन में एक बार डाला, कट 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 25 बार चाहिए, 25 बार, 30 बार चाहिए, 30 बार निकाल दिया। अब इन सबको अलग अलग चिट्ठी में डाल के इसको भेजा, इसको भेजा, इसको भेजा। समझ में आ रहा है? देखो पहले जब एक एक चीज का आविष्कार होता था कितना Yes. इंपॉर्टेंट होता था। देखो तो इसमें ये भी याद रख लो, जोहान्स गुटेनबर्ग, इसने किया था जेरोक्स मशीन का आविष्कार, जर्मनी का जोहान्स गुटेनबर्ग। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. धार्मिक सुधार आंदोलन। स्वतंत्र बुद्धि और विवेकशीलता के विचार करने वाले विचारकों ने रोमन कैथोलिक चर्च की पारंपरिक धार्मिक संकल्पनाओं की कड़ी आलोचना की। ईसाई धर्मगुरु लोगों के अज्ञान से लाभ उठाकर कर्मकांड पर ढोल पीटते थे, धर्म के नाम पर लोगों को लूटते थे। इसके विरोध में यूरोप में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ उसे धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन के फलस्वरूप धार्मिक क्षेत्र में मनुष्य की स्वतंत्रता और बुद्धि प्रवणता को महत्व प्राप्त हुआ। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या हुआ, धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार क्या होता है, किसी भी धर्म के अंदर, जैसे मैं बता रहा था कि जो जो मेन मेन किताबें हैं, जैसा अभी देखो हिंदू धर्म की कौन सी मेन किताब है, पता है तुमको? No, sir. ये है मेन किताब है भगवद गीता। ठीक है, भगवद गीता। ऐसे ही Yes. मुस्लिम्स की है कुरान। कुरान, वैसे ही क्रिश्चियन लोगों की है बाइबल। ठीक है, वैसे ही सिख लोगों की है, सरदार लोगों की गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, ये तो हमारे हो गए मेन मेन वाले, हिंदू, Yes. मुस्लिम, सिख और ये ईसाई। ठीक है, इसको याद रखना। अब इन किताबों के अंदर जो जो बातें लिखी हुई हैं ये बहुत पहले की लिखी हुई है। किसी किसी में माना जाता है भगवान ने बताई हुई पूरी बातें हैं, या फिर जो भगवान के टाइम पे ये लिखी हुई हमारे ऋषियों द्वारा बताई गई बातें हैं। तो ये जो बातें कही गई थी ये उस टाइम पे तो बिल्कुल सही थी जब लिखी गई थी। मान लो 5,000 साल पहले की लिखी हुई है, जो गीता किताब बताते हैं 5 से 10,000 साल पहले की है हमारी ये किताब। ठीक है, तो वो टाइम पे जितनी भी बातें लिखी गई हैं गीता के अंदर, भगवत गीता के अंदर, वो सब सही है। लेकिन क्या आज की तारीख में भी वो उतनी ही सही मानी जाएंगी? तो ऐसा नहीं है। कुछ कुछ चीजें हैं जो आज की तारीख में हम उसको सही नहीं बोल सकते। ठीक है, अभी जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। पहले के टाइम पे अगर तुमने महाभारत का कोई वो देखा होगा, सीरियल देखा होगा, तो उसके अंदर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता था, 5-6 साल का होता था, 5 से 6 साल का ऐसा होता था, तब उसको जो मम्मी पापा थे ना उससे दूर भेज देते थे। जो मम्मी पापा लोग थे उससे दूर पढ़ने के लिए भेज देते थे, गुरुकुल में। गुरुकुल में भेज देते थे दूर मम्मी पापा से। यहाँ पे वो 10-12 साल रहता, 10-12 साल पूरा रहता, Yes. वहाँ पे पढ़ता था। ये सबको करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन आजकल क्या हो गया, ये सिस्टम पूरा खत्म कर दिया है और इसको क्या कर दिया है, इसको बना दिया है बोर्डिंग वाले जैसा। बोर्डिंग में क्या मानते हैं कि जो खराब बच्चा होता है, जो सुनता नहीं है किसी का कहना, उसको भेजा जाता है। आज की तारीख में ऐसा हो गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले Yes, sir. सब लोगों को भेजते थे। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पर जितना बच्चे चालू में अपने पापा मम्मी से जितना दूर रहते थे उतना उनको कंसंट्रेशन करने में अच्छा रहता था। मतलब अभी देखो घर पे कैसा होता है, घर पे अभी तुम स्कूल से आए तो मम्मी बोलेगी अरे मेरा बेटा आ गया, ये लो ये चीज खा लो, ये कर लो, आराम कर लो तुम, है ना। लेकिन वहाँ पे गुरुकुल में कैसा है, तुम स्कूल से आए, स्कूल से आओगे तो वहाँ पे फिर तुम्हारा दूसरा एक्टिविटी पहले से प्लान होगी कि मान 3 बजे क्लास खत्म हुई है तो 4 बजे से तुम्हारा स्पोर्ट्स होगा, 4 बजे से ग्राउंड पे पहुंच जाना है, वहाँ पे स्पोर्ट्स होगा। फिर 6 बजे तुम्हारा हो सकता है कि ग्रुप डिस्कशन हो, ऐसा करके ऐसी ऐसी चीजें होती जो तुम्हारे
व्यक्तित्व को बढ़ाते हैं, वे तुमको बेहतर इंसान बनाने के लिए बहुत मददगार रहती हैं। ऐसी चीजें गुरुकुल में होती रहती थी। लेकिन अभी हम सीधा घर आते हैं और घर आते से हमारे लाड प्यार हो जाता है माँ बाप का, वो नहीं होता है तो हम सीधा बाहर भाग जाते हैं, ऐसा करते हैं। समझ में आ रहा है? तो यस ये सब चीजें ये धार्मिक सुधार के अंदर आ जाती हैं। इसमें से ही बहुत सारे, देखो तुम देखोगे कि धर्म के साधु संत होते हैं, पीर बाबा होते हैं, ये लोग दूसरों की अज्ञानता का फायदा उठाते हैं। मान लो किसी को कुछ पता नहीं है, किसी के घर पे बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो जाएंगे बाबा के पास और बोलेंगे कि हमको बच्चा नहीं हो रहा है, क्या करें क्या करें। तो बोलेंगे कि ये वाले इस चीज की बलि दो तो सब ठीक हो जाएगा। जिसको नहीं पता है वो ऐसा करेगा और उससे बहुत पैसे भी ले लेते हैं वो बाबा, यस सर उससे बहुत पैसे भी ले लेते हैं और वो होता नहीं होता है, ये तो बात की बात है। तो ऐसे करके बहुत लूटते भी थे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। ठीक है, तो ये सब चीजें को यस इस टाइम पे इंसान समझने लग गया कि ये सब चीजें सही नहीं होती हैं, ये तो सब झूठ है। अगर हमने अपनी सही से मेहनत की है तो जो भी हम चाहते हैं वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब धार्मिक सुधार में आए, लोग समझने लगे कि जो यस धर्म की चीजें होती हैं ये हमारे लिए बनाई गई हैं, हम लोग धर्म के लिए नहीं बनाए गए हैं। ठीक है, अगर जैसे यस सर हमारे धार्मिक किताब में कुछ लिखा हुआ है और वो चीज तुमको सही नहीं लग रही है तो जरूरी नहीं है तुम उसको फॉलो करो। ठीक है, इस चीज को याद रखना मैंने क्या बोला, कि तुम्हारी किताब में मान लो यस गीता पढ़ रहे हो, तुम कुरान पढ़ रहे हो, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है लेकिन तुमको वो चीज सही नहीं लग रही है। मान लो बोला है कि रात के 2 बजे उठ के तुमको नहा के भगवान की पूजा करनी चाहिए, ऐसा करके तुम्हारी किताब में लिखा है। ठीक है, मान लो गीता की बात कर लेते हैं या हम कुरान की बात कर लेते हैं, ऐसे उन किताब में ऐसे लिखा है कि रात के 2 बजे उठो और नहा धो के फिर भगवान का वो करो, उनके उनके श्लोक गाओ या फिर ये करो। लेकिन तुमको ये ठीक नहीं लगा कि यार 2 बजे उठने से क्या भरो, क्या फायदा है, क्यों भगवान 2 बजे के बाद फिर सो जाते हैं क्या, या फिर अब वो काम करने लग जाते हैं, हमारी बात नहीं सुनेंगे क्या। ऐसे करके अगर तुम्हें लगता है तो वो चीज नहीं करनी है। ठीक है, समझ में आया? यस हाँ, तो सबसे मेन क्या होता है, अपने को अगर सही नहीं लगता है ना तो वो चीज नहीं करना, चाहे वो कहीं पे भी लिखा हो, किसी भी किताब में लिखा हो, कहीं पे भी कोई भी तुमको बताए। हाँ, यस सर ओके, चलो आगे देखते हैं हम। भौगोलिक खोज, लास्ट पार्ट है भौगोलिक खोज। 1446 में 56 में ईस्वी में ऑटोमन तुर्कियों ने बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल को जीत लिया। इस नगर से एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग जाते थे। तुर्कियों ने ये मार्ग बंद कर दिए। परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों को एशिया की ओर जाने वाले नए मार्ग की खोज करने की आवश्यकता अनुभव होने लगी। इसी से भौगोलिक खोज का एक नया युग प्रारंभ हुआ। अब देखो हम मैप पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये एक देश है तुर्की। ठीक है, एक मिनट, हाँ इसको मैं देखता हूँ बड़ा होता है कि ये नहीं हो रहा, बड़ा नहीं हो रहा, कुछ और ही हो गया इनका। ये क्या हो गया, हम्म, ये लगा अच्छा है। देखो इसमें जैसा मैंने बताया था, यहाँ से लेके ये है यूरोप। ठीक है, यस और देखो यूरोप यहीं से चिपका हुआ है, ये एक देश है, इसका नाम है तुर्की, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं टर्की। ठीक है, तो ये जो देश दिख रहा है, ये दिख रहा है नहीं लिखा हुआ, अंकर हाँ शाबाश। यस
है उसकी कैपिटल। तो ये जो देश है, इस देश ने, ये देखो यहाँ पे तुम देखोगे, और रुको मैं मिटाता हूँ इसको, तुम देखोगे तो यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, दिख रहा है, ये देखो ये। हाँ सर। तो ये जो तुर्की देश है, यहाँ पे के जो राजा थे बहुत ही बेकार थे, आज के टाइम में बेकार ही है। तो इसने क्या बोला कि मैं यहाँ से किसी को जाने नहीं दूंगा। ये यूरोप वालों को बोला, यूरोप वाले पहले इधर से जाते थे और अपना सामान इधर बेचते, इधर बेचते, इधर बेचते, सब जगह बेचते थे ऐसे। लेकिन ये जो राजा था यहाँ पे तुर्की का, उसने बोला कि मैं आप किसी को इधर से जाने नहीं दूंगा। तब इन लोगों को तो अपना सामान बेचना था। तो अब इन लोगों ने क्या किया, यूरोपियन ने यूरोपियन ने बोला कि भाई अब तो हमको दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। फिर इन लोगों ने पूरा समुद्र का रास्ता खोजा, ऐसे 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 करके, अब इंडिया में कुछ बेचना है तो ऐसे करके बेचा उनने। महंगा पड़ा इतना और टाइम भी ज्यादा लगा, लेकिन इनको रास्ता मिल गया। पहले देखो सिर्फ यहाँ से ऐसे यस। ऐसे करके पहुंच सकते थे, शॉर्टकट रहता। लेकिन ऐसी चीजों की वजह से इन्होंने नई खोज की, कि नया रास्ता खोजा। यहाँ से फिर पानी में निकले तो फिर इनको कनाडा भी दिखा, यहाँ से फिर निकले तो इनको अमेरिका भी दिखा, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका दिखा, फिर इधर से गए तो ये रशिया दिख गया, दिख रहा है। तो ऐसा होता है ना कि जब भी यस सर। जब भी कोई मुसीबत आती है ना, तो उसको अगर तुम मुसीबत की तरह देखोगे तब तुम रोते रह जाओगे। जैसे इन टर्की ने जब ये रास्ता बंद कर दिया, तो अगर ये रोते रहते कि अरे हमारा रास्ता बंद कर दिया टर्की, माफ कर दो भाई, ये पैसे ले लो, एक्स्ट्रा पैसे ले लो, ऐसे करते रहते, तब तो ये जो यूरोप है आज जितना अमीर है या आज जितना नंबर वन है, ये कभी नहीं बन पाता। लेकिन इन्होंने रोना धोना नहीं किया, इन्होंने नए रास्ते खोजे, और देखो आज उन यूरोप की हर कंट्री को उठाओ, सब के सब डेवलप है। सब लोग यहाँ जाना चाहते हैं, उन देशों से यस। जाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी रहता है यस कि सर। जब भी कोई मुश्किल आती है तो डरना नहीं, सोचना है कि अपन कैसे इसका सामना कर सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं अभी हमारे चैप्टर पे। यस। यहाँ पे यही बताया हुआ है कि तुर्कियों ने मार्ग बंद कर दिए। तो फिर यूरोपियन ने क्या किया, देश के वो जाने वाले नए मार्ग खोजे। ठीक है, इससे क्या क्या हुआ कि उनको भौगोलिक खोजें की उनने। भौगोलिक मतलब क्या होता है, जमीन, नई नई जमीनों की खोज की। दिख रहा है? यस। क्या हो गया, यस। 33। तो 2 मिनट में अपन क्या देख लेते हैं, ये वाला टॉपिक देख लेते हैं, यूरोप में वैचारिक क्रांति। नहीं, अपन ये देख लेते हैं, डब्बे में देखते हैं, इसे समझेंगे। भौगोलिक खोज। 15वीं शताब्दी में यूरोप के समुद्री नाविक भारत की ओर जाने वाले जलमार्ग की खोज करने के लिए समुद्री यात्रा पर निकले। ठीक है, 15वीं शताब्दी मतलब समझ रहे हो ना वैभव? 15वीं यस सर। शताब्दी, 1500 और उसके आगे वाले 1501, 1502, 1599 तक के। ठीक है, यस। हाँ, तो मतलब आज से यस। 600 साल पहले, आज से लगभग 500-600 साल पहले। हाँ, तो वो टाइम पे भारत को खोजने के लिए लोग अपने वहां से निकले। फिर ये कितना लिखा हुआ है, 1400 78 है क्या? फोर्टीन सेवेंटी एट नहीं समझता। ठीक है, मैं भारत की खोज करने के लिए पुर्तगाली नाविक बार्थोल्यूस डायस चल पड़ा, परंतु वो अफ्रीकी देश की दक्षिण छोर तक, अर्थात केप ऑफ गॉड केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। देखो ये आदमी जो था, बार्थोलोयस डायस, ये निकला था भारत खोजने के लिए, लेकिन कहाँ पे चला गया, अफ्रीका में चला गया। अब पहले मैप तो हुआ नहीं करते थे हमारे पास, मैप तो हमने जब पहुंचे हैं वहां पे तब जाके बनाया है। तो ये निकला था देखो इंडिया के लिए, और पहुंच गया कहाँ पे, अफ्रीका में। अफ्रीका में कहाँ पहुंच गया, केप ऑफ गुड होप। तो देखो ये सवाल आता है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की भाई, एक ही यस। लुइस डायस ने। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की, बार्थोलोम्स डायस ने, बार्थोलोम्स लोमजू डायस ने, ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं 1592 है ना। यस सर।
1592 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने पश्चिमी दिशा में चलकर भारत की खोज की। तो देखो दिख रहा है भारत की खोज किसने की, क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत की खोज की। अच्छा क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत की खोज करने के लिए वो चला था, लेकिन वो कहाँ पे पहुंचा, वो पहुंच गया अमेरिका में। वो चला था भारत खोजने के लिए, देखो ये पहला वाला आदमी भी भारत को खोजने के लिए चला था, बार्थोलोमेव डाइस ने। बार्थोलोमेव डाइस ने भारत को यस कहाँ पहुंच गया, अफ्रीका में पहुंच गया। क्रिस्टोफर कोलंबस भी भारत खोजने निकला था, कहाँ पहुंच गया था, अमेरिका पहुंच गया था। यानी कि अमेरिका की खोज किसने की, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की, यस सर बार्थोलोमेव डाइस ने। लास्ट देख लेते हैं। 1598 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को दी गामा अफ्रीका के दक्षिणी छोर की परिक्रमा करते हुए भारत के पश्चिमी तट पर कालीकत बंदरगाह में आ पहुंचे। तो भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने। ठीक है, तो ये 3 चीज याद रखना कि केप ऑफ गुड यस सर होप की खोज किसने की है, बार्थोलोमेव डाइस ने। फिर अमेरिका की खोज किसने की है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और भारत की खोज किसने की है, वास्को डी गामा ने। ये 3 चीजें याद रखना, ठीक है। और इसी के साथ यस हमारी आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। आज की क्लास हमारी हो जाती है कंप्लीट। अब देखो तुम्हारा होमवर्क क्या है। हमने लगभग 1/3 पढ़ लिया है, बाकी ओके आपके काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना, ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। यस ओके सर ओके फाइन। चलो इसके साथ हमारी क्लास बातें कंप्लीट, कल मिलते हैं अपन। हाँ और कल याद से आओ 5 बजे, हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सेशन रखा है हमने सभी अपने बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। 5 बजे ही होगा, सेम। यस ओके। यस